सुबह जब गाड़ी दिल्ली पहुंची तो पवन डिब्बे के सामने ही खड़ा था। दरवाजे से नीचे उतरते ही लपक कर उसने मुझे गले लगा लिया। हंसते बतियाते हम बाहर आए और उसकी गाड़ी में अटैची रखते हुए जब उसे अपने संस्थान के गेस्ट हाउस का पता बताना चाहा तो वह बनावटी गुस्से से बोल पड़ा, अब रहने दे अपनी होशियारी। मुझे पता है तेरे महकमे वालों के इंतजाम, पर यहाँ तेरे महकमे की नहीं चलेगी। बैठ जा चुपचाप गाड़ी में, आया बड़ा पता बताने वाला। उसके स्वर में एक मीठा उल्हाना था जो मुझे अच्छा लगा। आगे बढ़कर उसने कार का दरवाजा खोला और मुझे बैठने का इशारा कर खुद दूसरी ओर से बैठ गया। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। पवन को यह कैसे मंजूर होता कि मैं उसके शहर आऊं और अपने ठहरने का बंदोबस्त कहीं और रखूं। यही अंधेरी में उसने एक अच्छा मकान ले रखा था। मकान बड़ा ना होता तब भी मैं जानता हूँ हमारे पास एक दूसरे के लिए स्पेस की कमी कभी नहीं रही। स्कूल के बाद की पढ़ाई बेशक हम दोनों ने अलग अलग रहकर पूरी की हो, लेकिन सीनियर सेकेंडरी तक तो हम साथ ही पढ़े थे, एक क्लास और एक ही सेक्शन में। उसके घर के सभी लोगों से मेरा अपनेपन का रिश्ता था। पवन की बहन जिया जो उससे 3 साल छोटी थी, उन दिनों एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। वह मुझे बचपन से ही अच्छी लगती थी। मेरी गहरी दोस्ती भले पवन से रही हो, पर घर में आकर्षण की वजह एक जिया अवश्य रही है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं यही लोक प्रसारण माध्यम की नौकरी में लग गया, जिसका एक प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में था। इस बार जब 2 सप्ताह की ट्रेनिंग के सिलसिले में मेरा दिल्ली आने का संयोग बना तो मैंने पवन को सूचित कर दिया। पवन ने फौरन वापस जवाब भेजा कि वह मुझे रिसीव करने के लिए स्टेशन पर मौजूद रहेगा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो परिवार के सब लोगों को देखकर अचंभित रह गया। घर का दरवाजा जिया ने ही खोला था। एक भरी पूरी युवती लग रही थी वह। मुझसे नजर मिलते ही उसकी आंखों में हल्की सी चमक और मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन शुरू के 2 दिन तो वह मुझसे कम ही बोली। मेरे ठहरने का बंदोबस्त पवन ने अपने कमरे में कर लिया था। 2-3 दिनों में ही मैं उस परिवार के सदस्य जैसा हो गया और जिया की बची खुची शर्म हिचक अपने आप लुप्त हो गई। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वह अपने बचपन के दिनों को भूली नहीं थी। कई बार उसके साथ पास के बाजार तक घूम फिर आता था और उसने मुझे दिल्ली की जीवन शैली की कई ऐसी बातें बताई जो मेरी तो कल्पना में ही नहीं थी। जैसे जवान लड़के लड़कियों का साथ अकेले घूमना यहाँ आम बात है, जबकि मैं तो उसके साथ बाजार जाते हुए भी संकोच कर रहा था। उसने बताया कि यहाँ ऐसी कितनी ही स्त्रियां हैं जो बिना शादी किए अकेले रहना पसंद करती हैं। जिस बिल्डिंग में उनका फ्लैट है उसमें 2 ऐसे जोड़े भी हैं जो सालों से पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक औपचारिक रूप से शादी नहीं की। यह बात मुझे कुछ अटपटी सी लगी, जबकि जिया का नजरिया साफ था। यह उनकी मर्जी है, उसमें किसी और के ऐतराज का क्या मतलब। घर से बाहर जिया की यह उन्मुक्त सोच मेरे लिए वाकई नहीं थी। अनसोचे ही उसके प्रति मेरा आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा था। रोज मैं शाम को जल्दी घर पहुंच जाता, लेकिन कभी देरी भी हो जाती। तीसरे दिन शाम को जब देर से घर पहुंचा तो पता लगा कि उसी शाम पवन को अचानक हैदराबाद जाना पड़ गया था।
इस खबर से उत्साह यूं ही ठंडा हो गया। दिन भर की माथापच्ची और लोकल ट्रेन की यात्रा के कारण थोड़ी थकान भी थी, इसलिए मैं कमरे में आकर लेट गया। शायद मुझे झपकी आ गई थी। थोड़ी देर बाद खुले दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई। दरवाजे पर जिया खड़ी दिखी। उसने अंदर आते पूछा, क्या हुआ, कैसे सो गए? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। यूं ही दिन भर के काम और लोकल की यात्रा के कारण थोड़ी थकान हो रही थी। मैंने उठकर संभलते हुए जवाब दिया, चाय बना दूं थोड़ी, सुस्ती उड़ जाएगी। उसने हमदर्दी जताते हुए कहा, नहीं नहीं, चाय की इस वक्त जरूरत नहीं, बस अभी मैं बाहर आता हूँ, सोचता हूँ नहा लूं, उससे थोड़ी स्फूर्ति आ जाएगी। कहकर मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मुझे नहाने के लिए तैयार होते देख वह वापस लौट गई। जब नहाकर कमरे से बाहर आया तो टेबल पर खाना लग चुका था। पवन की माँ ने अपने साथ मेरा भी खाना लगवा लिया था। माँ बेटी ने खूब चाव से अपनी पसंद की सब्जियां बनाई थी और पूरी मुनहार करके खाना खिलाया। माँ को शायद डर था कि पवन के घर से बाहर होने की वजह से मैं कहीं अनावश्यक संकोच न करने लगूं। खाने के बाद जिया अपने कंप्यूटर पर मीडिया का एक प्रोजेक्ट लेकर बैठ गई। उसने सोनू और मुझे भी अपनी मदद के लिए बुला लिया। 10:15 के आसपास सोनू तो माँ के पास जाकर सो गया, लेकिन मैं 11 बजे तक जिया के साथ लगा रहा। घर में सबको सोया देखकर मैं भी उसके कमरे से बाहर निकल आया और कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठ गया। ड्राइंग रूम में लगे टीवी को ऑन किया ही था कि जिया पानी का गिलास लेकर आ गई। उसने गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए अनायास ही पूछ लिया, कॉफी पीना पसंद करेंगे? हाँ, पी सकते हैं, लेकिन आधा ही कप। मैंने उसका मन रखने के लिए हामी भर दी, जबकि चाय या कॉफी की कोई खास तलब मुझे नहीं थी। वह रसोई में कॉफी बनाने लौट गई। मैं भी टीवी की स्क्रीन की ओर देखते हुए रिमोट से चैनल बदलता रहा। एक न्यूज चैनल पर समाचार देखने के लिए कुछ देर रुक गया। एक न्यूज स्टोरी पूरी हुई ही थी कि तभी जिया कॉफी लेकर आ गई। कॉफी का प्याला मुझे पकड़ाकर अपना हाथ में लिए वह मुझसे दूर एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गई। टीवी की आवाज धीमी कर मैंने उससे माँ जी के बारे में पूछ लिया। उसने बताया कि वे सोनू के पास सो रही हैं। बातचीत के लिए आवाज धीमी रखने की गरज से मैंने उसे अपने नजदीक आकर बैठने का आग्रह किया। वह हिचकिचाते हुए अपनी जगह से उठकर मेरे करीब लगे दूसरे सिंगल सोफे पर आकर बैठ गई। यहाँ आने के बाद जिया के साथ घर में अकेले इस तरह बात करने का यह पहला ही मौका था और मन में कहीं यह आशंका भी थी कि वह मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। मैंने अपना मन पक्का करके आखिर उसे यह बता ही दिया कि मैं उससे कितना लगाव रखता हूँ। मेरी बात सुनकर तो वह मेरी ओर देखती ही रह गई, फिर मुस्कुराती हुई अपने आप में खो गई। मुझे यह देखकर तसल्ली हुई कि उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि एक तरह से अनुकूल रुख ही जाहिर किया। डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम के बीच की खुली जगह को जाली के पर्दे से अलग कर दिया गया था। पर्दे से छनकर आती रोशनी से ड्राइंग रूम में पर्याप्त उजाला था, इसलिए वहां की बत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। टीवी स्क्रीन का प्रकाश भी कमरे को अच्छा खासा रोशन किए था। उस हल्के उजास में जिया की आंखों में अपने लिए एक अमूर्त सा लगाव मैं जरूर महसूस करने लगा था। ऐसे ही कोमल क्षणों में जब पहली बार मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया
तो उसने भी अपना हाथ मेरी हथेली पर रख दिया। मैंने एक कदम और बढ़ाते हुए उसके हाथ को अपने होठों के नजदीक लाकर ज्यों ही छूने की कोशिश की, उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। गजब का आत्मसंयम था उसमें। बहुत नपे तुले शब्दों में उसने मुझे यह जता दिया कि इस तरह माँ और भाई का विश्वास तोड़ना उचित नहीं होगा। मैंने उसे भरोसा दिया कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। इस पहले इजहार के बाद आपस में हल्का अरस परस तो चलता रहा, लेकिन आवेग में कोई कदम बढ़ाने की नौबत कभी नहीं आई। पवन के वापस आने से एक रात पहले उसने मुझे यह बात कहकर और असमंजस में डाल दिया कि मैं अभी पवन या माँ से अपने रिश्ते को लेकर कोई बात ना करूं। पहले वह खुद अपने घर में बात करके उनका रुझान जानेंगी। उनका अनुकूल रुख होने पर ही मैं पवन और अपने घर वालों से आगे बात करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। जिया ने अपनी बातचीत के दौरान एक अप्रत्याशित जानकारी यह भी दी कि उसके लखनऊ वाली ताई जी कुछ महीने पहले उसके लिए बाराबंकी का एक रिश्ता लेकर आए थे। उसकी माँ तो उस रिश्ते के लिए तैयार हो गई और बात तकरीबन पक्की ही थी, लेकिन पवन को जब यह जानकारी मिली कि उस लड़के की यह दूसरी शादी है और उसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या किया था, तो वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में ताई जी खुद यह सफाई देने के लिए आई कि वह लड़की खुद पहले से ही किसी दूसरे को चाहती थी और उसके घर वालों ने धोखे से इस लड़के के गले बांध दी। शायद इसी कारण उसने आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने भी इस बात को मान लिया है। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? वह तो बहुत सीधा साधा लड़का है। लेकिन पवन ने उनकी कोई बात नहीं मानी। उसका एक ही तर्क था कि ये सारी बातें रिश्ता तय करने से पहले साफ होनी जरूरी थी। इस विवाद की वजह से परिवार में कई दिन तक तनाव रहा। इसी वजह से उसे घर में फिलहाल अपने रिश्ते की बात करने का उपयुक्त माहौल कम दिखाई देता है। तीसरे दिन पवन दिल्ली से लौट आया और घर में सब कुछ सामान्य ढंग से चलता रहा। जिया पवन और अपनी माँ के सामने मुझसे बहुत औपचारिकता का व्यवहार करती थी, जैसे हमारे बीच कोई खास रिश्ता ना हो। मैं खुद ही अपनी मर्यादा में बंध गया था। वैसे मैं एक सम्मोहित प्रेमी की तरह उसके इशारों पर वहां जहां चलने को कहती चलता रहता। एक छुट्टी वाले दिन तो वह मुझे सवेरे से शाम तक दिल्ली दर्शन के बहाने कई जगहों पर दिन भर घुमाती रही। दिल्ली दर्शन के बाद उस शाम जब हम समंदर किनारे पहुंचे तो जिया पानी में उतरने के लिए मेरा हाथ खींचने लगी, जबकि मेरा तो समंदर के नाम से ही जी घबराता है। ना मुझे तैरना आता है और ना चढ़ती उतरती लहरों के बीच पांव टिकाकर खड़े रह पाना। फिर भीगे हुए कपड़ों में वापस घर लौटना तो और भी अटपटा लगता। मैंने साफ मना कर दिया कि यह मेरे बस का नहीं है। आखिर उसके आग्रह करने पर अपनी पतलून की मोरी को उलटकर मैं किनारे किनारे उसके साथ चहलकदमी के लिए जरूर राजी हो गया। हम देर तक टखनों को भिगोती लहरों की आवाजाही के बीच दूर तक चलते गए और दूर किनारे की रेत से बने एक ऊंचे टीले पर जा बैठ गए। हम देर तक चुपचाप बैठे लहरों का आना जाना देखते रहे। यूं इस समुंदर किनारे मैं पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन जिया के साथ आज समंदर मुझे कुछ अलग ही रंग में दिखाई दिया। उसकी लहरों का शोर मेरे मन में लगातार बढ़ता जा रहा था और मैं चाहता था कि इस शोर के पास
किसी नतीजे पर पहुंचूं। आखिर जिया से पूछ ही लिया। तो फिर क्या फैसला किया तुमने जिया? फैसला मेरे हाथ में कहाँ है अरुण? मैं तो खुद उस समय का इंतजार कर रही हूँ जहाँ कुछ कहने करने की सूरत दिखाई दे। भैया और माँ को मनाना तो आसान है, लेकिन चाचा, ताऊ और माँ के भाई वगैरह का तो यही दबाव है कि रिश्ता उनकी जात बिरादरी के दायरे में ही हो। खासकर माँ अभी इस बात को लेकर थोड़ी दुविधा में है। फिर हमारी इस आपसदारी और रिश्ते का क्या होगा? हम कोशिश कर रहे हैं, यूं अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम पुरुष हो, तुम्हारे लिए चटपट फैसला कर लेना आसान हो शायद, लेकिन हम लड़कियों को बहुत आगे पीछे देखना होता है। ठीक है, 3 दिन बाद मुझे वापस लौटना है। अगर इतने दिनों में कोई फैसला नहीं हो पाया तो देख लेना, अपहरण करके ले जाऊंगा। मैंने हंसी में बात को समेटने की कोशिश की। घुटनों तक पानी में उतरने की तो हिम्मत नहीं दिखाते और मेरा अपहरण करोगे? चलिए यह कोशिश भी कर देखिए। मैं अकेला ही उस स्थान से उठकर लहरों की ओर बढ़ गया था और उसे उकसाते हुए बोल उठा, अच्छा तो रानी साहिबा को हमारे साहस में संदेह है। चलिए बढ़िए दरिया की ओर, देखे कौन कितनी दूर साथ देता है। फिलहाल आइए, बाहर टैक्सी वाला इंतजार कर रहा होगा। जिया ने वही खड़े खड़े उत्तर दिया और विपरीत दिशा की ओर चल दी। मैं भी उसकी ओर बढ़कर साथ हो लिया। आज दिन भर की घुमाई से वह काफी खुश नजर आ रही थी। चलते हुए हम 2-3 मिनट में अपनी टैक्सी के करीब पहुंच गए। मैंने टैक्सी का गेट खोलकर उसे अंदर बैठने की मनुहार करते हुए कहा, आइए, फिलहाल तो आपका साथ देना ही बेहतर है। अगले अभियान पर फिर कभी। मेरी खुशनसीबी। मुस्कुराते हुए वह टैक्सी में सवार हो गई। मेरे अंदर बैठकर गेट बंद करते ही टैक्सी वापस चल पड़ी थी। दिल्ली दर्शन के 3 दिन बाद मेरी वापस रवानगी थी। यह उससे 1 दिन पहले की बात है। आमूमन मैं और पवन सवेरे घर से साथ ही निकल जाया करते थे, लेकिन आज पवन को थोड़ा जल्दी निकलना था और मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ जरूरी कागजात लेने जाना था। इसलिए कुछ 10 बजे तक आराम से निकलने के लिए मैं तैयार हो रहा था। जिया को भी 9 बजे तक कॉलेज के लिए निकलना था। वह अपने समय से निकल गई। आधे घंटे बाद मैं घर के पास वाले स्टैंड के शेड के नीचे खड़ा बस का इंतजार कर ही रहा था कि इतने में एक छोटा लड़का जाने कहां से निकलकर मेरे पास आया और एक बंद लिफाफा यह कहते हुए मेरे हाथ में पकड़ा गया कि अभी जिया मैडम आपके लिए देकर गई हैं। मैं लिफाफा हाथ में लिए उलट पलट कर देखने लगा। कुछ पूछने के लिए नजर वापस घुमाई, लेकिन लड़का उससे पहले ही जा चुका था। 1 आध मिनट तो मैं लिफाफे की ओर देखता रहा, जिस पर अंग्रेजी में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, जस्ट फॉर यू। मैं लिफाफा खोलने वाला ही था, इतने में स्टेशन की ओर जाने वाली बस आती दिखाई गई। मैंने लिफाफा कमीज की जेब में रख लिया और बस में सवार हो गया। बस सवारियों से भरी हुई थी। अंधेरी स्टेशन पास ही था, इसलिए यही सोचकर लिफाफा जेब में पड़ा रहने दिया कि ऑफिस पहुंचकर आराम से पढ़ लूंगा। यदि जिया ने घर में बात होते रहने के बावजूद यह पत्र भिजवाया है तो कोई जरूरी बात ही होगी। इंस्टीट्यूट पहुंचकर मैं सीधा वेटिंग रूम में सोफे पर बैठ गया और जेब से लिफाफा निकाल लिया। खोलने पर भीतर एक तह किया हुआ पत्र मिला। कोई 1.25 पेज का करीब लिखा हुआ था और पूरे मजमून के आखिर में लिखा था,
आपका एक शुभ चिंतक। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह पत्र जिया की बजाय किसी शुभ चिंतक ने भिजवाया था। सोचने लगा, मेरा ऐसा शुभ चिंतक यहाँ कौन आ गया और यह क्या चाहता है। प्रिय बंधु, आपको मेरा यह पत्र थोड़ा अटपटा और अप्रत्याशित तो लगेगा। सहज रूप से विश्वास कर पाना भी आसान नहीं होगा। यह भी सोचेंगे कि मैं कौन होता हूँ आपको इस तरह लिखने वाला। आपकी ये सब शंकाएं सही होंगी, पर मेरा मानना है कि ये सब जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। आप तो वह जान लें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और वह आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। आप अभी जिस बालिका के प्रेम पाश में बंधे हैं, उसके अतीत और अंदरूनी इरादों से लगता है आप परिचित नहीं हैं, और होंगे भी कैसे। वह स्वयं तो आपको बताएगी नहीं, और ना ही उसके घर वाले। बालिका देखने में सुंदर है, होशियार है, मुंबई की कल्चर में पूरी तरह रसी बसी, किसी युवक को आकर्षित कर लेने वाले सारे गुण और लक्षण हैं उसके पास। बस एक ही अतिरिक्त खूबी है जो इन सारे गुणों पर भारी पड़ती है, और वह है उसके चित्त की चंचलता। वह किसी एक की होकर नहीं रह सकती। आप शायद तीसरे या चौथे क्रम पर आए हैं, और मेरा मानना है कि आप भी अंतिम नहीं होंगे। पहला भुक्तभोगी मैं स्वयं हूँ, और मेरे बाकायदा उसके प्रेम जाल में बने रहते हुए ही जब उसे दूसरे को सौंप देने की तैयारियां होने लगी, तो ये बाला टुकुर टुकुर देखती रही। मैंने ऐतराज किया तो मुझ पर ही उल्टे सीधे आरोप लगाने लगी। आप भी याद करें, आपको इस बाला ने पहली बार किस तरह लुभाया होगा, और फिर क्या क्या लुभावने सपने दिखाए होंगे। आप तो भले घर के दिखते हैं। आपने तो तुरंत शादी के लिए मन भी बना लिया होगा, लेकिन उसका मन बनना इतना आसान नहीं है। इन दिनों कई बार आपको इसके साथ देखा है। कल जुहू पर आप दोनों को साथ देखा तो जान गया कि इसने आपको भी पूरी तरह फांस लिया है। एक इंसानी रिश्ते के नाते मैंने बहुत कड़ा मन बनाकर आपको यह हकीकत बयान की है। मैं उसका पहला प्रेमी रहा हूँ। उसका इतना बुरा भी नहीं चाहता, लेकिन आपकी सज्जनता को देखकर थोड़ी चिंता जरूर हुई। आपके दोस्त अपनी बहन की हकीकत को बहुत कम जानते हैं। वे आपको मुंबई में बनाए रखने के लिए शायद आपकी हर संभव मदद करना चाहेंगे। अब यह आप पर है कि आप मुंबई में इस बला की गिरफ्त में रहना पसंद करेंगे या इससे जल्दी से जल्दी छूट जाना। यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपको आगाह करके बचा लूं तो समझूंगा एक पुण्य का काम हो गया। आगे जैसा आप उचित समझें। आपका एक शुभ चिंतक। पत्र पढ़कर एक बार तो मेरा सिर चकरा गया। वेटिंग रूम की दीवारों पर सजी सारी तस्वीरें मुझे घूमती सी नजर आई। कौन हो सकता है ऐसा पत्र लिखने वाला? जो भी हो, जिया और उसके घर वालों को और खुद मुझे अच्छी तरह से जानता है, परंतु जिया ने तो कभी ऐसे किसी आदमी का जिक्र नहीं किया। मैं बात भी करना चाहूं तो किससे करूं? पत्र पढ़ने के बाद घंटे भर तक मेरे भीतर सन्नाटा सा बजता रहा। 2 घंटों में अपना सारा काम निपटाकर 2:15 बजे मैं संस्थान से बाहर आ गया। अंधेरी के लिए वहीं से एक टैक्सी लेकर अपराह्न 3 बजे तक मैं घर लौट आया। टैक्सी को वहीं रुकने के लिए कहकर घर के दरवाजे की घंटी बजा दिया। दरवाजा जिया की मां ने ही खोला था। जिया के बारे में पूछने पर बताया कि वह अभी कॉलेज में से नहीं आई है। पवन तो वैसे भी 7-8 से पहले कम ही आ पाता था। मैंने माँ को बता दिया कि मुझे कुछ जरूरी काम से चर्च गेट लौटना होगा। रात को देरी हो सकती है और कल
दोपहर बाद सेंट्रल से गाड़ी पकड़नी है, इसलिए मुझे आज ही उनसे विदा लेकर जाना होगा। रात्रि विश्राम मैं वही संस्थान के गेस्ट हाउस में कर लूंगा। यह कहकर मैं अपना सामान पैक करने कमरे में चला आया। कमरे में इधर उधर बिखरा हुआ अपना सामान बटोरकर अटैची में कपड़े जमा ही रहा था कि इतने में मुझे दरवाजे पर खड़ी जिया दिख गई। एक उड़ती नजर से मैंने उसकी ओर देखा और अपने काम में लगा रहा। वह पास आकर बोली, पूछ सकती हूँ कि ये क्या हो रहा है? क्यों, आपको नहीं दिख रहा? मैं सदा के लिए तो यहाँ आया नहीं था। अब वापस जाने का समय आ गया है तो जाना ही पड़ेगा। मैंने रूखा सा उत्तर दे दिया और सामान समेटता रहा। वह एक झटके से आगे बढ़ी और मैं कुछ समझूं उससे पहले ही उसने आधी जमी अटैची बिस्तर पर उलट दी। मैं नाराज होता बोला, ये क्या तरीका है? जब किसी बात का सीधा उत्तर नहीं मिलता तो मुझे यही तरीका ठीक लगता है। वह शरारत से हंसने लगी। मैं अभी बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और आपसे तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। क्यों जनाब, जान सकती हूँ बंदी से ऐसा क्या गुनाह हो गया? हुजूर की तबीयत तो ठीक है या बाहर किसी से झगड़ा कर आए हैं? उसने फिर बात को हंसी के दायरे में ही रखते हुए पूछ लिया। गुनाह तो मुझसे हो गया जिया कि मैंने किसी को बिना जाने समझे इतना बड़ा रिश्ता जोड़ने का सोच लिया। बताओ क्या प्रायश्चित है इसका? खुलकर बात करो अरुण बाबू, मुझे पहेलियां सुलझाने की आदत नहीं है। अपनी इस छोटी सी जिंदगी में पहले ही कुछ धोखे खाए बैठी हूँ और बड़ी मुश्किल से उनसे बाहर आई हूँ। अब सहज ही किसी पर विश्वास करना मेरे बूते की बात रही भी नहीं। आप मेरे बचपन के साथी हैं और जाने क्यों आप पर मुझे शुरू से ही धीरज रहा है। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो आपका हक बनता है कि आप उल्हाना दें, लेकिन इस तरह टेढ़ी बातें ना करें। उसने संजीदगी से अपनी बात कही। मैंने बिना कुछ बोले जेब से वह कागज निकालकर जिया के हाथ में सौंप दिया और दोबारा अटैची सीधी कर सामान जमाने बैठ गया। 3-4 मिनट बाद वापस नजर घुमाई तो वह कागज को नीचा किए और आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। क्यों भाई, सिक्के का दूसरा पहलू सामने आया तो उसका निपटारा आंसुओं को थमा दिया। यह तो कोई बात नहीं हुई। मैंने उसे वीतराग की भाव से अपनी बात कह दी। ये आंसू तो मेरी बदनसीबी के हैं अरुण। मुझे आज तक कोई माई का लाल ऐसा दिखा ही नहीं जो सिक्के के दोनों पहलू सही सही एक ही नजर में सामने रख दे। उन दूसरे लोगों की तरह आपने भी एक पहलू को देखकर पूरे सच की तसल्ली कर ली। अगर यही आपकी समझ है तो आप जाए भले ही। मैं तसल्ली कर लूंगी कि मैंने आपको समझने में भूल कर दी। वह बात छोड़ो, लोगों के साथ रहते उम्र बीत जाती है और एक दूसरे को समझना फिर भी बाकी रह जाता है। आप अपने मुंह से बता दो कि सच क्या है। मैंने बात को संवारने की कोशिश की। यह भी लगा कि जिया के कहने में कुछ साल की बात जरूर है और वाकई सच का कोई और पहलू भी है जिससे मैं पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ। लगता है आपके पास समय कम है। आपने तो वापस जाने के लिए टैक्सी भी रोक रखी है। मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आप तो कम में इतना ही जान लें कि लिखने वाला अगर इतना ही सत्यवादी है तो यूं छुप कर क्यों वार करता है। मैं तो अकेली लड़की हूं और आप एक बाहरी आदमी, फिर किस बात का डर है? आपको यह पत्र वह हाथों हाथ तो नहीं दे गया होगा। अगर दम है तो सामने आकर बात करें ना, ताकि खुद के कारनामे भी सामने आए। इतनी बात कहकर वह एक बारगी रुक गई। मुझे लगा
कि उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हाथ वाला कागज मुझे सौंपते हुए वह कड़ुवाहट के साथ आगे बोली, कमीना अध्यापन के पवित्र काम पर कालिक पोतता है और दूसरों को नसीहत देता फिरता है। साहित्य और कला के नाम पर भोली भाली लड़कियों को फांसता है और चाहता है कि उसके कारनामों की मैं अनदेखी कर दूं। अब की बार कभी सामने पड़ गया तो भरे बाजार में लत्ते उतरवा कर छोड़ूंगी। बदजात ने मेरे घर से कॉलेज ही बदल लिया। लेकिन आप तो जाएं अरुण बाबू, आपसे किस बात की नाराजगी। आपके संस्कार अच्छे हैं। मुझे खुद इस बात का अफसोस है कि कभी कभी मेरा अति विश्वास और इच्छाएं खुद मुझे ही कसूरवार ठहरा देती हैं। बोलते बोलते रोष से उसका गला भर आया था और वह चुप हो गई। वह अपने दुपट्टे से आंखें पोंछती वह एकाएक पीछे घूमी और मैं कुछ कहूं उससे पहले ही कमरे से बाहर निकल गई। एक आध मिनट में अचकाया सा अपनी जगह खड़ा रहा, फिर कमरे से बाहर आया और घर के बाहर खड़ी टैक्सी का किराया चुकाकर वापस अंदर आ गया। सीधा कमरे की ओर जाने की बजाय मैं डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। जिया की माँ लिविंग रूम के कोने में रखे फ्रिज में कोई सामान ठीक कर रही थी। उनकी पीठ मेरी ओर थी। मैंने सहज रहते उनसे कहा, माँ जी, क्या थोड़ी चाय मिल जाएगी? हाँ हाँ, अभी बनाकर लाती हूँ बेटा। उन्होंने मुड़ते हुए मुस्कुराकर मेरी बात का उत्तर दिया और रसोई की ओर बढ़ गईं। आधे मिनट बाद उल्टे पांव लौटती हुई वे बोली, चाय तो जिया ने पहले ही चढ़ा रखी है। वह मेरे पास ही खाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे लगा कि उन्होंने जिया के साथ हुए मेरे संवाद जरूर सुन लिया होगा, इसीलिए शायद वे नाराज हैं। मैं कुछ संकोच सा अनुभव करने लगा था। मुझे चिंता और संकोच में बैठा देखकर वे धीरे से इतना ही बोली, अरुण, तू मेरे लिए पवन जैसा ही बेटा है। जिया बहुत सीधी लड़की है, उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। हो सके तो उसका मन रखना। बस मुझे यही बात कहनी है। वह इतना बोलकर चुप हो गई। मैं माँ से कुछ बात शुरू करता उससे पहले ही जिया चाय के 3 कप ट्रे में लेकर बाहर आ गई और बिना कुछ बोले ट्रे टेबल पर रख दी। उसके चेहरे पर उदासी थी। मुझसे बिना नजर मिलाए उसने 1 कप उठाया और वापस अपने कमरे में चली गई। चाय पीकर मैं वापस कमरे में लौट आया। मैंने पत्र के बारे में जिया की प्रतिक्रिया पर गौर किया तो मुझे उसकी बातों में सच्चाई साफ नजर आने लगी। यह जरूर कोई लंपट व्यक्ति है जो जिया को परेशान करता रहा है। मुझे जिया से और जानकारी लेकर उसका पता करना चाहिए और पवन को साथ लेकर उसे सबक सिखाना चाहिए। भले ही उसके लिए 2-4 दिन और रुक जाना पड़े तो कोई बात नहीं। मैं पलंग पर बैठा यह सोच ही रहा था, तभी बाहर माँ जी की आवाज सुनाई दी। वे प्रिया से घंटे भर बाहर जाकर पास वाले बाजार से कुछ सामान और सब्जी लेकर आने को कह रही थी। प्रिया उनके साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन वे उसे घर पर ही रहने की हिदायत देकर मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। घड़ी में 5:15 बजे थे। मैं भी कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया और टीवी ऑन कर लिया था। 2-3 मिनट बाद जब प्रिया मेरे पास आकर खड़ी हो गई तो मुझे खुद ग्लानि सी महसूस होने लगी कि मैं भी कैसे कैसे बहकावों में आ जाता हूँ। उस प्रसंग को लेकर अब मेरे मन में कोई शंका बाकी नहीं रह गई थी। जिया को अपने पास खड़ा देखकर मैंने टीवी की आवाज बंद कर दी और उसे अपने पास बैठने का आग्रह किया। वह सोफे के दूसरे सिरे पर बैठ गई
उसे सहज बनाने के लिए जब मैंने माँ के बाजार से लौट आने के बाद समुद्र किनारे या पास के किसी रेस्टोरेंट चलने का सुझाव दिया तो वह गंभीर हो गई। वह बोली, अरुण, मैं अपनी वजह से आपको किसी दुविधा में नहीं डालना चाहती। मुझे खुशी है कि आप मुझसे इतना लगाव रखते हैं। इस बार आपसे मिलकर मेरी जीवन में दिलचस्पी बढ़ी, लेकिन अब फिर चीजें धुंधली नजर आने लगी है। सफाई नहीं देना चाहती। आप खुद अपने विवेक से फैसला करें। अगर कोई शंका हो तो पहले उसे दूर कर लें। खुद अपने तरीके से जांच करें और सही नतीजे पर पहुंचे। अपनी बात पूरी कर वह चुप हो गई। तो मुझे माफ कर दो। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि ऐसी हल्की बात मैं घर तक लाया ही क्यों। अब तुमसे पहली अर्ज यह है कि तुम इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, और दूसरी अर्ज ये है कि तुम 2 दिन पहले मुझे समंदर किनारे ले गई थी। आज मेरी इच्छा है कि हम फिर वही चलें, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, और उस दिन के अधूरे संवाद को एक मुकम्मल फैसले में बदलकर वापस लौटे। मेरी बात सुनकर जिया के चेहरे पर एक सहज मुस्कान उभर आई। उसके भीतर का तनाव भी कम हो गया था। मेरी आंखों में देखते हुए उसने इतना ही कहा, इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फैसला भी किसी और को नहीं लेना है। बस अपने भीतर की खरपतवार को थोड़ा साफ करना है। पिछले 2 दिनों से मैं यही सोचती रही हूँ कि तुम्हारे लौटने से पहले हम खुद किसी नतीजे पर पहुंच जाएं तो बेहतर है। तो बताओ ना, मेरी तरफ से और क्या तसल्ली चाहिए तुम्हें? तुम कहो तो कोई एफिडेविट तैयार करवा लूं? कोई सल्तनामा तैयार करना चाहो तो मैं उसके लिए कोरे कागज पर पहले ही अपने साइन करके तुम्हें सौंप दूं? ओहो, अभी तो बहुत उदार हो रहे हो, लेकिन सल्तनामा सामने आने पर यह मत कहना कि इसकी तो तुमने कल्पना ही नहीं की थी। फिर तो जिया, तुम एक कोरा कागज ले ही आओ। ये शुभ कार्य मैं अभी संपन्न किए देता हूँ, ताकि आगे का रास्ता साफ हो। बातचीत जिस तरह आगे बढ़ रही थी उससे मैं बहुत उत्साहित महसूस करने लगा था। सवाल किसी सल्तनामे का नहीं है अरुण। जिया का स्वर एकाएक संजीदा हो गया था। अपने को थोड़ा और संयत करते हुए वह कहने लगी, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। पहले यह बताएं कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपके और भैया के कॉलेज ज्वाइन करने के दिनों में हमारे घर में क्या कुछ घटित हो गया था? उसने बिना कोई भूमिका बांधे एक सीधा सवाल किया। नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। कोई जानकारी ही नहीं दी किसी ने। शुरू में तो खुद पढ़ाई में इतना डूबा रहा कि किसी के बारे में खबर लेने की फुर्सत ही नहीं रही। आपके पिताजी के निधन का समाचार जरूर मुझे अपने दोस्तों के जरिए मिल गया था, और उस वक्त मैं आना भी चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से देरी हो गई। मैंने पवन को पत्र लिखकर अपना दुख भी प्रकट किया, और 8-9 महीने बाद जब मिलने के लिए जोधपुर पहुंचा तो पता लगा कि आप लोग वहां से दिल्ली शिफ्ट हो गए हो। बाद में कभी कभार पवन का खत आ जाया करता था, लेकिन वह घर परिवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखता था। लेकिन तुम बताओ, उसमें ऐसी क्या खास बात रही जो मेरी जानकारी में होनी चाहिए थी? क्या तुम्हें बाद में भैया ने या किसी और ने कभी कुछ नहीं बताया? और तो कोई क्या बताता। पवन को मैंने ही पत्र लिखकर हालचाल पूछे थे, और उसकी ओर से पत्र न आने के बारे में शिकायत भी की थी, जिसके जवाब में उसने लिखा कि घर में कुछ परेशानियों की वजह से वहां मुझे खत नहीं लिख पाया। लेकिन किन्हीं खास परेशानियों का जिक्र नहीं किया था उसने।
मैंने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। यही सोचा कि घर परिवार में छोटी मोटी परेशानियां तो होती रहती हैं, अगर कुछ बताने लायक होगा तो वह लिख देगा। यूं खुद मुझे इस बात का एहसास था कि बाबूजी के ना रहने पर घर में कितनी परेशानियां पैदा हो गई होंगी। परिवार में वे अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। अकेली उनकी पेंशन से तो क्या गुजारा चलता होगा। अच्छी बात यही रही कि पवन को जल्दी ही जॉब मिल गई और आप सब दिल्ली आ गए। तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा बराबर बनी रही, लेकिन यही संकोच रहा कि कहीं पवन को बुरा न लग जाए। मैं तो यही समझे बैठा था कि तुम्हारी कहीं शादी हो गई होगी और अब तक तो तुम अपने ससुराल में रस बस गई होगी। इतने वर्षों बाद जब तुम्हें अपने सामने देखा तो कितना आश्चर्य हुआ। सच पूछो तो मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊं। और जब यह जाना कि तुम मीडिया में अपना करियर बनाने की इच्छा रखती हो तो मेरे लिए वैसे ही अतिरिक्त आकर्षण का कारण बन गई। यह बात कहते हुए मेरी अपनी खुशी अनायास ही जुबान पर आ गई थी। शायद उसे भी मेरी बात अच्छी लगी, लेकिन अपने को संयत रखते हुए उसने इतना ही कहा, पिताजी के ना रहने से जो परेशानियां बढ़ी वे तो खैर अपनी जगह थी, लेकिन कुछ अनचाही परेशानियां और भी पैदा हो गई जो किसी के बस की बात नहीं थी। मेरी तो एक तरह से पारिवारिक रिश्तों में दिलचस्पी ही खत्म हो गई थी। लेकिन भैया ने वाकई बहुत कष्ट उठाए हैं और आज भी वही हैं जो मुझे हर आघात से बचाकर रखते हैं। मैं समझा नहीं, तुम किस आघात की बात कर रही हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हुआ तो नहीं, बस होने जा ही रहा था, लेकिन बच गए। मतलब मैं किसी और की होने से बच गई, लेकिन वह लड़का तो जिंदगी से ही मरहूम रह गया। इसका वाकई मुझे अफसोस है। उसने एक गोलमोल सी पहेली बयान करके मेरी उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। क्या बात कर रही हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखे जा रहा था। यही हकीकत बताने की तो कोशिश कर रही हूँ आपको। पापा के जाने के बाद माँ को हर वक्त मेरी शादी की चिंता लगी रहती थी। खुद अपने बारे में तो क्या राय देती, और वैसे भी अपने परिवार में लड़की की राय को कोई महत्व कहाँ देता है। उन्हें तो सिर्फ माँ बाप के कहने के मुताबिक बर्ताव करना होता है। मुझे हर वक्त यह डर बना रहता कि कहीं गलत जगह पर न फंस जाऊं। उन्हीं दिनों मेरे मामा जी जोधपुर के एक फौजी परिवार के संपर्क में आए और उन्होंने लड़के के पिता से मेरे रिश्ते की बात कर ली। माँ और भैया को भी वह रिश्ता पसंद आ गया। मैं उस वक्त जोधपुर में बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मेरी इस रिश्ते में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लड़की की बेरुखी की कौन परवाह करता है। लड़का आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर था। सगाई के वक्त जब पहली बार उससे मिलना हुआ तो घर में सभी को पसंद आ गया। सबकी रजामंदी से सगाई भी हो गई। सगाई के बाद भैया तो माँ को साथ लेकर वापस दिल्ली लौट गए और मुझे वापस हॉस्टल में छोड़ गए। 3 महीने बाद अचानक खबर आई कि मेरा वह मंगेतर कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया। यह बात जानकर घर में सभी को बेहद अफसोस हुआ। लड़के से यूं तो कोई भावनात्मक रिश्ता तब तक बना ही नहीं था, लेकिन उसके इस तरह जाने का दुख होना तो स्वाभाविक था। इस हादसे के बाद माँ की चिंताएं और बढ़ गई। बीए की परीक्षा समाप्त होते ही भैया मुझे अपने साथ दिल्ली ले गए। माँ को भी उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि वेल्थ की चिंताएं न करें, लेकिन उसकी चिंता अपनी जगह कायम थी। इस बीच मैंने जिंदगी से जो कुछ जाना सीखा, उस दृष्टि से मेरी चिंताएं और सोच
कुछ दूसरी तरह की हो गई थी। अगर ठीक समझो तो अपनी चिंताओं में मुझे भी शामिल कर सकती हो। शायद हम साथ मिलकर कोई बेहतर निर्णय कर सके। मैंने उसके सोच की दिशा का अनुमान करते हुए सुझाव दिया। चाहती तो मैं यही हूँ कि अपनी कुछ बातें आपके सामने खुलासा रख दूं, जिससे आपको भी निर्णय लेने में आसानी रहे। असल में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे यह जरूरी लगने लगा कि मैं अपनी रुचि का कोई जॉब करूं। यह मीडिया कोर्स करने के पीछे भी यही मकसद है। इसे लेकर मैं कोई करियर चुनूं या ना चुनूं, काम करने का यह विकल्प मैं अपने हाथ में रखना जरूरी समझती हूँ। जीवन को लेकर कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं है मेरी, लेकिन अपनी रुचि का काम करते हुए आत्मसम्मान के साथ जीना मेरी अपनी जरूरत है। घर और परिवार को मैं ऊंचा मान देती हूँ और बड़ों के प्रति आदर भी, लेकिन अपेक्षा उनसे यह भी करती हूँ कि वे अपना बड़प्पन खुद बनाकर रखें, छोटों को स्नेह दें और उन्हें विकसित होने के लिए बेहतर अवसर। मैं जीवन में सच्ची साझेदारी की इज्जत करती हूँ, जिसे आप आपसदारी कहते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में समर्पण और स्वीकृति की बजाय मैं सहमति को ज्यादा अहमियत देती हूँ। मेरी नजर में प्रेम कोई निजी मामला नहीं है, उसका असर घर परिवार और समूचे माहौल पर रहता है। किसी एक से लगाव रखते हुए मैं समूचे जीवन जगत से लगाव की कल्पना करती हूँ। अरुण, ये बातें मुझसे रिश्ता बनाने या निभाने की शर्तें नहीं हैं और ना कोई मेरी जिद है। इन बातों को मैंने किन्हीं किताबों से पढ़कर ग्रहण नहीं किया है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। जीवन के बारे में मेरी इस सोच को लेकर कई बार जब माँ और भैया को चिंतित देखती हूँ तो खुद परेशान हो उठती हूँ। उन्हें कह चुकी हूँ कि वे मेरी चिंता छोड़ दें, लेकिन उनके लिए भी शायद यह आसान नहीं है। माँ भैया को कई बार अपने रिश्ते के लिए जोर देकर कह चुकी हैं। बड़े मामा भैया के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए भी थे, लेकिन अब तो भैया ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जिस दिन जिया रिश्ते के लिए हाँ कर देगी, वे अपने बारे में निर्णय कर लेंगे। अब ये बात वाकई मेरे लिए चिंताजनक हो गई है। अपनी माँ और भैया की इच्छा से मैं परिचित हूँ। उन्होंने शायद हम दोनों को आपसी समझ विकसित करने के लिए ही यह अवसर दिया है, लेकिन मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है। आप भैया के अच्छे दोस्त हैं और आगे भी बने रहें। मुझसे अब भी वैसा लगाव रखते हैं या नहीं, यह आपको तय करना है। जब ठीक समझे बता दीजिएगा। इस आखिरी बात के साथ जिया का स्वर बहुत धीमा हो गया था और अपने खुले हाथों की ओर देखते हुए वह खुद में ही जैसे खो गई थी। जिया की बातों पर विचार करते हुए मैं वाकई चकित था। उसकी पारदर्शी सोच का मान रखते हुए मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, हमारे बीच इतनी गहरी आपसदारी के बाद भी क्या कोई निर्णय बाकी रह गया है? जिया, यह जीवन खुद हमने अपने हाथों से बनाया है और तुमने तो इसे तराशा भी है। हमारे अपनों ने बेशक इसमें अपनी भागीदारी निभाई हो, पर इसे आगे ले जाने और मुकम्मल बनाने का मनोबल तो हमें को अर्जित करना है। बस इसी के लिए जीवन में हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। मेरे अंतस में इस बात को लेकर ना कोई दुविधा पहले थी और ना अब है। अगर कुछ अधूरा है तो उसे हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। बताओ, अपनी इस आपसदारी को लेकर और किस तरह की तसल्ली? यही मेरा स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और इससे भी ज्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी आंखों में तैरते इसी अपनत्व के प्रति आश्वासित होते हुए ही जिया ने मुझे अपने उत्सुक बाहों में कसकर बांध लिया
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।